आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ में। खास तौर से ये जो वीडियो है डिजाइन किया गया है उन टीचर्स के लिए जो अपने स्टूडेंट्स के बारे में काफी कुछ सोचते हैं और खास तौर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स हैं और अपने बच्चों को कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। बच्चे भी इसको सेल्फ अपने तरीके से यूज करके अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करना होता है कि हम टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करते हैं और अपने खुद को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं। अदरवाइज ये दोनों के लिए बड़ा यूजफुल है। खुद बच्चे भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और टीचर्स तो इनको यूज कर ही सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा, बच्चे रीडिंग से क्यों बचते हैं, बच्चे रीडिंग से क्यों डरते हैं। दोनों ही बातें सेम हैं। अगर बच्चे डरते हैं तो वो बचते भी हैं। हमें इसी टॉपिक के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि यहाँ पे रीडिंग का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। रीडिंग, जो रीडिंग है हमारे अकॉर्डिंग सिर्फ शब्द पढ़ना नहीं है। सिर्फ शब्दों को पढ़ लेना यही रीडिंग नहीं है। रीडिंग को कंप्लीट कब माना जाएगा कि जब आप रीडिंग करते हैं तो उस समय आप शब्द को पढ़ते हैं, जो यहाँ पे हमने बता दिया, और उनको समझते हैं, उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं और उसके बाद उसको बोल लेते हैं। ये तीन स्टेज हो गई, 1, 2 एंड 3। ये तीन स्टेज हमारी हैं एक रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। शब्दों को पढ़ना, उनको समझना और फिर उनको बोल लेना। यहाँ पे कंप्लीट हमारा एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है रीडिंग का। लेकिन जब बच्चे शब्दों को बिना समझे, उन शब्द का मीनिंग वो नहीं समझते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, रट लेते हैं, सिर्फ रटते हैं, तो उसको हम रीडिंग अपने अकॉर्डिंग नहीं मानते हैं। ये और यहीं से जब वो बच्चा ऐसा करना स्टार्ट कर देता है तो क्या होगा कि रीडिंग जो है किलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। रीडिंग की किलिंग स्टार्ट हो जाती है, रीडिंग को मारना स्टार्ट हो जाता है और ये बच्चे रीडिंग से बचना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि बच्चे डरते तो हैं, रीडिंग से डरते हैं, लेकिन वो क्यों डरते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है कि बच्चों में बेसिक नॉलेज की कमी होती है। बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज क्या है? सबसे पहले हमारे होता है अल्फाबेट, जिसको हम कहते हैं वर्णमाला, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। बच्चों को क्या अल्फाबेट की समझ है? अगर उनको अल्फाबेट की समझ है तो क्या वो वर्ड बिल्डिंग कर पाते हैं? उन्हें अल्फाबेट के जोड़ के क्या वर्ड बिल्डिंग कर पाते हैं? टू वर्ड्स, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स वर्ड, 4 लेटर्स वर्ड, क्या उनको वो समझ भी पा रहे हैं और बोल भी पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं उनको? और जब ये काम नहीं कर पाते तो इसका मतलब उनकी बेसिक नॉलेज कमजोर है। और जब किसी चीज का आधार, आधार मतलब नींव, फाउंडेशन, वही अगर कमजोर है तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर किसी मकान की नींव ही कमजोर हो जाएगी तो आप कितना भी अच्छा मटेरियल ऊपर बना दें, वो कभी भी टिक नहीं पाएगा। एक ना एक दिन जब कोई अच्छा सा झटका मिला नहीं और वो कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे बच्चों के साथ होता है। उनका बेसिक जो होता है नॉलेज वो अच्छा नहीं होता और वो आगे जाके हेजिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज हमारे पास आ गई घबराहट और शर्म। बच्चे हेजिटेट करते हैं, घबराहट महसूस करते हैं। दूसरा शाइनेस होती है बच्चों में, शर्म महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जब वो बोलेंगे तो उनसे गलतियां होंगी और गलतियां होंगी तो सब उनके ऊपर हंसेंगे। जो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर गलतियां हुई तो सब हंसेंगे, ये बच्चों के माइंड से हमें रिमूव करना है, उसको हटा देना है। कि अगर कोई आपके ऊपर हंसे, पहले तो हम कोशिश करें कि बच्चों के ऊपर हंसने ना दें, हम इंस्ट्रक्शंस दे के रखें बाकी बच्चों को भी और खुद के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट करें। और बच्चे को ये विश्वास दिलाएं, ये काउंसलिंग का मैटर है कि बच्चे को ये विश्वास दिलाएं कि आप अगर गलतियां होंगी तो आपके ऊपर कोई हंसेगा नहीं, आप बोलिए। तो बच्चे कुछ वर्ड्स उसके अंदर बोलना भी स्टार्ट करेंगे। गलतियां होती हैं, अगर उसके पास 10 वर्ड हैं, अगर 2 भी उसने ढंग से बोल लिए तो वो उसकी जीत है, क्योंकि वो तो 10 में से 10 आउट ऑफ 10 कुछ नहीं करने वाला था। अब उसने 2 तो किया, अब सिर्फ 8 के ऊपर वर्क करना रह गया है। तो ये डर उन्हें बोलने से रोकता है और हमें इसी को यहाँ से रिमूव कर देना है। अगली बात जो हमारी आती है वो है घर में पढ़ाई का माहौल ना होना, एनवायरमेंट ना होना। घर के अंदर जो मैंने बताया था कि ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया, क्योंकि ये पूरी पीपीटी हमने हिंदी में तैयार की है, ना कि इंग्लिश में।
कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको अच्छे से समझ पाएं, और जो टीचर्स हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं वो भी अच्छे तरीके से इसको समझकर इम्प्लीमेंट कर पाए। कई बच्चों के घर में पढ़ने पढ़ाने का माहौल, पढ़ने और पढ़ाने का मतलब कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद पढ़े लिखे नहीं है तो वो पढ़ाएंगे कैसे, और कुछ अगर पढ़े लिखे हैं भी तो जो पेरेंट्स अपने पूरे दिन के अंदर लेबर पे जा रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों के पेरेंट्स ज्यादातर वही लोग होते हैं जो लेबर तबके से आते हैं, और उनमें अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देने का टाइम बड़ा कम मिल पाता है, तो इसलिए वो माहौल जनरेट नहीं हो पाता जिसको हम कहेंगे कि ये एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है रीडिंग के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट जो चीजें आती हैं, बुक्स का ना होना, किताबों का ना होना, उनके पास किताबें नहीं होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बात आ जाती है कि बुक्स तो इनको मिल जाते हैं 6 to 8 फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिलती हैं, कोई बात नहीं, बुक्स मिल जाती हैं, लेकिन सभी जो हिंदी मीडियम स्कूल प्राइवेट हैं वहाँ पे तो बुक्स नहीं मिल पाती, वो बच्चों को खुद खरीदनी होती हैं, वहाँ पे उनको बुक्स प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं। चलिए गवर्नमेंट स्कूल की भी बात कर लें, बुक्स आ गई तो उनके पास घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, घर में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बच्चे पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। इन बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, ना सोसाइटी के अंदर कोई है, ना ही घर के अंदर कोई है, तो इसका पूरा केयर टेकिंग, पूरी तरीके से केयर टेकिंग किसके ऊपर आ जाएगी, सिर्फ टीचर्स के ऊपर। इन बच्चों के बारे में सोचने वाला सिर्फ टीचर होता है, अगर उन्होंने भी छोड़ दिया तो इन बच्चों को इंप्रूवमेंट कहीं से नहीं होगी। पठन सामग्री में रुचि की कमी, पठन सामग्री स्टडी मटेरियल, इसके अंदर रुचि की कमी, रुचि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कमी होना। अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या आप वो काम कर पाएंगे। उनको जो बुक्स दी गई हैं वो ऐसे लेवल की बुक होती हैं कि कई बार उनको लगता है कि SCERT NCERT जो भी बुक्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें जो बेसिक नॉलेज जिस बच्चे की कम होगी तो डेफिनेटली उन बुक्स का लेवल उस बच्चे से हाई हो गया, और जब उन बच्चों का लेवल उससे हाई हो गया तो उसको समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो वो बोरिंग फील करेगा उसके अंदर, और उन बुक्स के अंदर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बोरिंग फील करेगा और उसके अंदर उनके लेवल की ना होने की वजह से उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। जब किसी काम में हमें इंटरेस्ट नहीं है, मजा नहीं आता है, तो क्या हम वो काम करेंगे, नहीं। जब बच्चे का इन बुक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर पढ़ेगा कौन, उनकी ये जो की पढ़ाई है वो नहीं प्रॉपर हो पाती है, इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टीचर्स होते हैं उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है, बच्चे के ऊपर भी एक प्रेशर होता है, किस चीज का, एग्जामिनेशन का। वो सिर्फ पढ़ने का मीनिंग क्या है कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, वही एक प्रेशर बच्चे के ऊपर रहता है। और इसके लिए क्या होता है, जब उसका अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, बच्चे का लेवल है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, रोट लर्निंग करेगा, रटना स्टार्ट कर देगा, उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको क्या करना है, उठाना है और रख देना है, एक चीज यहाँ से मटेरियल उठाया और आंसर शीट के ऊपर रख दिया। इसको मेरे अगर लैंग्वेज में बात करें मैं इसको कहता हूँ वॉमिटिंग, यहाँ से खाया और एग्जामिनेशन हॉल में जाके वॉमिट कर दिया, जबकि मुझे लगता है कि किसी को भी वॉमिटिंग अच्छी नहीं लगती है। रीडिंग सिर्फ एक औपचारिकता माना जाता है, ज्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, और किस चीज पे फोकस किया जाता है, लर्निंग, जिसको हम लर्न कहते हैं, वो लर्न नहीं है, वो रोट लर्निंग है, रट्टे मारना है, उसी चीज के ऊपर फोकस रखते हैं, समझने की जगह रटने पर जोर दिया जाता है, ये यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट आ जाता है। जबकि हमें किस चीज पे फोकस करना है, रीडिंग के ऊपर। रीडिंग बच्चे का अच्छा हो गया तो पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, समझने लग जाएगा, समझने लग जाएगा तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आंसर खुद फ्रेम करेगा। हमें इस चीज को ध्यान में रख के चलना है। बड़ी कक्षाओं में बिना तैयारी के पहुंचना, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जो हायर क्लासेस हैं, अगर फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड को भी कहें तो हम हायर मानेंगे, हायर क्लासेस के अंदर बगैर किसी प्रिपरेशन के पहुंच जाना, कई बार तो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है कि कोई रिटेंशन पॉलिसी हमारे पास यहाँ पे नहीं है, बच्चे को हम रोक नहीं सकते 1 to 8। जब हम उसको रोक नहीं सकते, बच्चे को भी ये माइंड में उसे घुस चुका होता है, पेरेंट्स भी बता चुके होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं वो भी बता चुके होते हैं कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और बच्चे के आपस में जो दोस्त होते हैं, बड़ी क्लासेज में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी बता देते हैं कि आपको फेल नहीं करने वाले हैं, आपको कहीं भी रिटेंशन नहीं है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको अगली क्लास में आने के लिए। और जब ऐसा बच्चे के माइंड में पहले से, ये देखिए
जो आपका माइंड है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। और जब सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जा चुकी होती है कि आपको कोई भी रिटेंशन नहीं है, आपको कोई यहाँ पे इस क्लास में नहीं रखेगा, तो बच्चा उसके ऊपर मेहनत नहीं करता है। उसको पता है अगली क्लास में तो चले ही जाना है, तो बच्चे बगैर पढ़े अगली क्लास में चले जाते हैं और टीचर्स भी उसके ऊपर पूरी लेबर नहीं कर पाते हैं। अगर यहाँ पे मैं टीचर्स की बात करना स्टार्ट करूंगा तो ये लेंदी हो जाएगा टॉपिक बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अगर 12th से स्टार्ट करेंगे तो 12th के पढ़ाने वाले टीचर्स कहते हैं कि 11th वालों ने कुछ नहीं करवाया, 11th वाले कहेंगे 10th वालों ने नहीं करवाया। ऐसे करते करते आप फर्स्ट क्लास तक आ जाएंगे और बेस जहाँ पे पता चलेगा कि ये तो कहीं से भी कुछ भी इस बच्चे को नहीं करवाया गया है। इसलिए हमें क्या करना है, उसको हमें किसी को ब्लेम नहीं करना, हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि बच्चे में रियल प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसको वहीं से फिर से स्टार्ट कर दें। जितना भी हम उस बच्चे के लिए कर लेंगे वो उसके लिए उतनी ही जीत होगी, विन होगी उसकी। इसलिए जो बच्चे बगैर पढ़े आ जाते हैं उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। वहाँ पाठ कठिन होते हैं बड़ी क्लासेस में। अब फर्स्ट क्लास में जो वो सिर्फ उसको वर्ड बिल्डिंग या उसको अल्फाबेट करने थे, अल्फाबेट के बाद में वर्ड बिल्डिंग करना था, अब उसके पास क्या आ गया, सेंटेंसेस जो उसको सेकंड थर्ड के अंदर आ जाते थे, अब इसके पास पैराग्राफ आ गए हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस आ गए हैं। उसके बाद में जो वर्ड्स हैं वो भी काफी डिफिकल्ट आ गए हैं। तो इसके लेवल से कहीं ज्यादा आगे हो चुका है और ये डिफिकल्टी लेवल काफी हाई हो चुका है। अब बच्चे उसको पढ़ने से फिर बचने लग जाते हैं, वो बचते हैं, वो पढ़ते नहीं है। एक ही क्लास के अंदर बच्चों के लेवल में अंतर होना। एक ही क्लास में जब आप बैठेंगे तो एक बच्चा बहुत अच्छी रीडिंग कर रहा होता है और दूसरा बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है बुरी तरीके से, यानी एक रीडिंग अच्छी कर रहा है, दूसरे को सिर्फ अल्फाबेट भी नहीं आते। आप अगर पिक्चर में भी देखोगे, देखो ये बच्चा बड़ा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसे सीन हमें क्लासेस के अंदर बड़े आराम से देखने को मिल जाते हैं और ये पिक्चर भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर दे रहा है कि जो बच्चा अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा, जिस बच्चे को समझ में नहीं आता, वो पीछे के बेंच पे बैठने की कोशिश करता है, छिपने की कोशिश करता है। हमें उनको भी ढूंढना है। और ये जो मैंने कहा ना, काफी अंतर होता है इन बच्चों में, लेवल के अंदर बहुत अंतर देखने को मिलता है। और ये जो बहुत शब्द है यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत भी इतना कि एक बच्चा अच्छी रीडिंग कर रहा है जबकि दूसरे को अक्षर जोड़कर शब्द बनाने भी नहीं आते। अब ऐसे लेवल के दोनों बच्चे अगर एक ही क्लास में हैं तो हमने अगर वहां पे वर्ड बिल्डिंग सिखानी स्टार्ट कर दी तो जो अच्छे से पढ़ रहा है बच्चा उसका टाइम किल हो रहा है, और अगर इसको छोड़ देते हैं और रीडिंग वाले को आगे मूव करना स्टार्ट करते हैं तो इस बच्चे का टाइम किल हो रहा है, ये पीछे छूटता ही चला जाएगा। तो हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि दोनों के लिए हेल्पफुल हो पाए। सबसे पहले हमें जो भी बच्चे हैं हमारी क्लास में, जब भी बच्चे आते हैं तो हमें उनका लेवल चेक करना है। पहली चीज ये देख लेंगे हम, क्या वो अल्फाबेट रीड कर पा रहे हैं, अल्फाबेट आते हैं उनको सभी। सेकंड, टू लेटर वर्ड्स के ऊपर जाएं, क्या वो टू लेटर्स वर्ड पढ़ पा रहे हैं, उनको समझ पा रहे हैं, उनकी उसको नॉलेज है कि नहीं है। थर्ड लेवल हमारा होगा, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 लेटर वर्ड्स दिए हैं, लेकिन आप 4 लेटर्स 5 लेटर्स के भी वर्ड्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या बच्चा उनकी बिल्डिंग कर पा रहे हैं। अगर ये भी लेवल वो पार कर जाता है तो उसके बाद में आपको सेंटेंसेस पे जाना है, क्या बच्चा सेंटेंस रीड कर पा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है। अगर ये सब लेवल हमारे पास है तो हम यहीं से इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। अगर बच्चा अल्फाबेट आता है तो अल्फाबेट वाले को आप कट कर देंगे, हमें इस लेवल पे जाना ही नहीं है, हमें सेकंड लेवल चेक करना है। सेकंड लेवल भी अगर बच्चा क्रॉस करता है तो आपको इस लेवल पे भी वर्किंग की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 3 लेटर और 5 लेटर्स वर्ड जो भी होंगे उसके ऊपर वर्किंग। अगर आपके वर्ड बिल्डिंग बच्चे की प्रॉपर है तो सिर्फ आपको उसको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखाना है, और वो सेंटेंस फ्रेमिंग अगर अच्छा हो गया बच्चे का तो रीडिंग अपने आप आ जाएगी। तो हमें सिर्फ 4th लेवल पे वर्किंग करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हम इन सब चीजों को देख लेंगे। प्रॉब्लम्स हम देख चुके हैं, अब हमें देखना है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है। हमें जो रीडिंग है जिससे बच्चे भागते हैं, बच्चे को रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता लेकिन खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रीडिंग को एक खेल बना देंगे, खेल जैसा बनाएंगे। उसमें कहानी सुनाएंगे उनको, उनसे एक्टिंग करवाएंगे, रोल प्ले करवाएंगे। हम उसको पाठ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम उसको ये फील ही नहीं होने देंगे कि हम आपकी कोई पढ़ाई करवा रहे हैं। उनको सिर्फ एक प्ले वे मेथड, उसको खेल खेल में हम सिखा लें। कहानी के अंदर जब हम उनको कहानी नरेट कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे जो इंग्लिश के होते हैं,
हम जनरली अपनी बातों में भी इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे इसी सेंटेंस में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं। हमने 3 वर्ड्स यहाँ पे यूज कर लिए। इंट्रोड्यूस करना है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। तो इसी तरीके से हम अपनी स्टोरी के अंदर भी काफी सारे ऐसे वर्ड्स यूज कर पाएंगे। एक्टिंग करते हैं तो उनको भी कहेंगे कि ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको यूज करेंगे। रोल प्ले के अंदर भी उन वर्ड्स को यूज कराएंगे, और जिस तरीके से वो यूज करते हैं तो वो समझ भी पाएंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि वो रियल लाइफ के अंदर उसको यूज कर पा रहे हैं। बच्चों को छोटे छोटे बड़े टास्क नहीं देने, छोटे छोटे और सरल, मतलब कि इजी टास्क उनको देने हैं। बड़े पार्ट या पैराग्राफ को नहीं पढ़ाना है उनको। जब हम देख लेंगे तो कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उनको छोटे छोटे वाक्य, स्मॉल सेंटेंसेस देंगे पढ़ने के लिए। बच्चा उसमें कठिनाई महसूस नहीं करेगा, और जब उसमें महसूस नहीं करेगा तो वो उसको अच्छे से पढ़ पाएगा। लेकिन अगर उसमें महसूस करता है कि उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें भी कठिनाई महसूस करता है तो उसे शब्द पढ़ने को देंगे कि आप इसको पढ़िए। वर्ड बिल्डिंग पे जाएंगे हम, उसको करवाने की कोशिश करेंगे। अगर बच्चा छोटी छोटी चीजें करता है, उसने कोई हल्की सी भी कोई इंप्रूवमेंट दिखाई है, तो छोटी छोटी सफलताएं उसको दें, उसको शाबाशी दें। अगर एक शब्द भी पढ़ा है, आपने 10 वर्ड्स दे रखे थे और एक भी पढ़ दिया, तो 9 को मत देखिए, आप उस एक वर्ड को देखिए और उसको शाबाशी जरूर दें। अगर उसने आज एक पढ़ा है, शाबाशी मिल गई, तो कल 2 पढ़ेगा। अगर उसको डांटना स्टार्ट कर दिया तो वो एक भी नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हमें रोकना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है। रोजाना 5 मिनट की रीडिंग अभ्यास कराएं। अपना जो टीचिंग प्लान है आपका, उसके अंदर 5 मिनट्स रीडिंग प्लान को समय जरूर दें। रीडिंग अभ्यास को समय अपने प्लान के अंदर रखें, चाहे वो स्टार्टिंग का हो सकता है, चाहे वो एंडिंग का हो सकता है। अगर बच्चा गलती करे तो उसे डांटने की बजाय, हमें डांटना नहीं है, क्या करना है, उसकी कठिनाई को समझें, उसकी डिफिकल्टी को समझें और उसका हल निकालें। सॉल्यूशन देना है कि आप ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा। बच्चे को समूहों में पढ़ाएं, मतलब कि ग्रुप्स के अंदर बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे। जब वो साथ बैठ के पढ़ते हैं ना, बच्चा आपसे पूछने में हेजिटेट कर सकता है, लेकिन अपने साथ जो और बच्चे हैं उनसे पूछने में वो हेजिटेट नहीं करेगा। उनसे पूछ लेगा कहाँ पे दिक्कत आ रही है। और अगर बच्चे बता पा रहे हैं तो देखो, जो बच्चा वहां पे, आपको हर ग्रुप के अंदर अलग अलग लेवल के बच्चे आप डाल दीजिए। एक बच्चा अच्छा है जो पढ़ने में, अगर उसको भी दिक्कत आएगी, वो आपसे पूछने में हेजिटेट नहीं करेगा, तो वो पूछ के उस बच्चे को बता देगा। तो इस तरीके से उनका डर को हम कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगेगा कि जब ये बच्चा जाकर टीचर से पूछ सकता है तो हम भी पूछ सकते हैं, तो वो भी आपके पास आना स्टार्ट कर देगा। बेसिक लेवल जो है, बेसिक स्तर जो है, उससे शुरुआत करें। हम देख लें, जैसे हमने वो डिफिकल्टी लेवल देखा है कि कहाँ कहाँ पे बच्चे को 1 to 4 कहाँ प्रॉब्लम है, तो जरूरत पड़े तो अल्फाबेट दोबारा करवा दें। वर्ड बिल्डिंग 2 लेटर्स को दोबारा से करवा दें, 3 4 5 लेटर्स को दोबारा करवा लें, सेंटेंस फ्रेमिंग दोबारा करवा लें, फ्रेजेस को देख लें, उनको देखें, और उसी सब चीजों को हम दोबारा से करवाने में कोई हेजिटेशन हमें नहीं रखनी है। बच्चे को इंप्रूवमेंट चाहिए। स्टडी मटेरियल, पठन सामग्री को इंटरेस्टिंग बनाना है, रोचक और उस स्तर की हो, ये देखना है, चेक करना है कि उसके लेवल की। कई बार अब रहेगा कि जब एनसीईआरटी ने बुक्स बना रखी हैं, हम उन बुक्स से बाहर तो नहीं जा सकते, बिल्कुल हम उन बुक्स से बाहर बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या वो जो स्टोरी है, जो भी एक चैप्टर है, क्या हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं? उसकी एक स्टोरी बना दीजिए। स्टोरी अगर बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उसको कॉमिक्स का रूप दे दीजिए। स्टोरी ऐसी दीजिए जिसके अंदर पिक्चर्स होंगी, या उन्हीं को दे दीजिए कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको कहानी में कन्वर्ट कीजिए, ये पॉइंट्स हैं और इसको कहानी बनाइए। वो अपने तरीके से बना लेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी उन बच्चों की। और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करवाया जा सकता है कि आपने एक बार स्टोरी आपने बता दी, अब तुम सुनाओ, इस स्टोरी को अपने तरीके से सुनाओ। तो वो भी चीजें हमारे पास आ सकती हैं, हम उसको इंटरेस्टिंग बना लेंगे। पढ़ने को पुरस्कारों से जोड़ें, जैसे हमारे पास था, छोटी छोटी सफलताओं को उन बच्चों को दें, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। अगर बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी अच्छा करना स्टार्ट किया, तो आप उनको अलग अलग एक कॉम्पिटिशन्स दे सकते हैं, जैसे कि रीडिंग स्टार ऑफ द वीक, स्टोरी चैंपियन। आप इस तरीके से कुछ बैजेस अपने बना के रख सकते हैं, और वो उन बच्चों को दें। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट होता है ये बैजेस अपने पॉकेट पे लगाने का, जब शर्ट पे लगा के चलते हैं तो बड़े हीरो बन जाते हैं। तो इस तरीके से हर बच्चे चाहेगा कि मैं रीडिंग स्टार ऑफ द वीक बनूं, मैं स्टोरी चैंपियन बनूं, या आप कोई और टाइटल इसके अंदर ले सकते हैं। तो उस तरीके से आप करेंगे तो अच्छा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। स्कूल में रीडिंग कॉर्नर और बुक बैंक बनाएं। लाइब्रेरी हमारे पास सिर्फ एक पीरियड के लिए बच्चे वहां पे पहुंचते हैं,
और जनरली देखा जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। काफी सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर न्यूज़पेपर भी नहीं होता है, मैगजीन्स नहीं होती हैं, सिर्फ जो बुक्स वहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई होती हैं उसको भी एक तरह से स्टोर करके रख दिया जाता है, और बच्चे सिर्फ वहाँ पे जाते हैं, अपनी बुक्स लेके जाएंगे, वही पढ़े और वापस आ गए। जबकि मेरा मानना ये है कि लाइब्रेरी के अंदर टेक्स्ट बुक्स को बैन कर देना चाहिए। बच्चे वहां जाएं, वहीं से बुक्स निकालें और अपने इंटरेस्ट की बुक निकालें और वहीं बैठ के पढ़ें, ताकि उनकी रीडिंग हैबिट डेवलप हो। एक चीज और, कि अगर बच्चे का कोई फ्री लेक्चर है तो हम उनको कह सकते हैं आप फ्री लेक्चर में लाइब्रेरी के अंदर जाएं, अपने इंटरेस्ट की बुक निकालें और वहां बैठ के पढ़ें। ये भी हम वहाँ पे कर सकते हैं। अपनी मर्जी से अपनी लेवल की बुक वो चूज करेंगे बच्चे और उसी को पढ़ेंगे। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हमारा हो सकता है। अब फाइनली हम पहुंच जाते हैं कंक्लूजन पे कि इन सब चीजों के साथ में हमारा कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। रीडिंग से बचना बच्चों की गलती नहीं है, हम इसको माने कि उनकी मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये एक सिग्नल है, संकेत है कि उन्हें मदद की जरूरत है। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि मेरी हेल्प कीजिए, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन हम उल्टा क्या करते हैं, उसे पिटाई कर देते हैं। तो वो संकेत देना, वो सिग्नल देना भी बंद कर देगा। अगर हम पढ़ाई को समझ के साथ जोड़ें, अंडरस्टैंडिंग के साथ जोड़ देंगे पढ़ाई को, रीडिंग को, तो हर बच्चा पढ़ भी सकता है और आगे बढ़ भी सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि और लोगों का भी इसके अंदर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और टाइम टू टाइम, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।